साल 1948। भारत की आजादी का सूरज उग चुका था, पर देश के कई अंदरूनी हिस्सों में गांवों की आत्माएं अब भी अतीत के अंधेरे, दबी हुई फुसफुसाहटों और अनसुनी चीखों में कैद थीं। उत्तर प्रदेश के पुराने भूले बिसरे इलाके में एक ऐसा ही गांव था, माधवपुर। यहाँ की हवा में एक अजीब सी उदासी और ठहराव था। खेतों की लंबी कतारें, कच्ची सड़कें जो बारिश में कीचड़ का दरिया बन जाती थीं, और इन सब के पार एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी एक जर्जर 2 मंजिला हवेली। उसकी काली पड़ चुकी दीवारें, खाली खिड़कियां जो अंधेरे गड्ढों की तरह लगती थीं, और दीवारों पर चढ़ी सूखी बेलें जो किसी सूखे हुए कंकाल की नसों जैसी दिखती थीं, गांव को ऐसे घूरती थीं जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार को सदियों से देख रहा हो। गांव वाले उसे कई नामों से बुलाते थे, खानदानी खंडहर, चुप हवेली, पर उसका सबसे प्रचलित नाम था वीरान घर। शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे से दूर कुछ मेहमान माधवपुर में अपनी छुट्टियों के लिए आए थे। उन्हीं में एक 18-19 साल की लड़की थी, त्रिशा। वह मनोविज्ञान की छात्रा थी, जिसकी आंखों में एक बेखौफ चमक थी और दिमाग में तर्क का पहरा। उसके लिए हर डर, हर अंधविश्वास इंसान के दिमाग का एक खेल था। गांव की हमउम्र लड़कियां उसे अक्सर उस हवेली के किस्से सुनाकर डराने की कोशिश करती, अपनी आंखों में सच्चा खौफ लिए। दीदी, उस हवेली की तरफ दिन में भी मत जाना। कहते हैं वहाँ जो जाता है वापस अपनी परछाई के बिना लौटता है। उसकी परछाई वहीं कैद हो जाती है। और वो आहट, दादाजी कहते हैं वो किसी मरने वाले की आखिरी सांस है। जो उसे सुन लेता है उसकी अपनी सांस भी जल्दी ही थम जाती हैं। त्रिशा उनकी बातों पर हंस देती। एक ऐसी हंसी जिसमें अविश्वास और थोड़ा मजाक होता था। अरे भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब बस मनगढ़ंत किस्से हैं जो अंधेरे से डरने वालों के लिए बनाए गए हैं। डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जब हमारा दिमाग किसी चीज को समझ नहीं पाता तो उसे भूत का नाम दे देता है। उसके दोस्त देवराज और नीरज, जो उसके साथ शहर से आए थे और गांव की इस धीमी जिंदगी से ऊब चुके थे, उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। चलो फिर आज ही अपनी बहादुरी साबित कर दो, या सिर्फ मनोविज्ञान की मोटी मोटी किताबों में ही हिम्मत है? हाँ, चलो एक शर्त लगाते हैं। आज रात तुम उस हवेली में अकेली 1 घंटा बिताओगी। अगर तुम बिना डरे वापस आ गई तो हम मान लेंगे कि तुम सही हो। 1 घंटा? मैं पूरी रात रुक सकती हूँ। चलिए आज ही शर्त लगाते हैं, देखते हैं तुम्हारे गांव के भूत कितने बड़े हैं। यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, यह तर्क और अंधविश्वास के बीच एक जंग का ऐलान था। और वह सचमुच बिना एक पल सोचे उस वीरान हवेली की तरफ चल पड़ी, जिसके पीछे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, जैसे आसमान में खून फैल रहा हो। शाम उतर रही थी, हवा ठंडी और भारी थी, और पेड़ों की सूखी टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाजें कर रही थीं जैसे कोई सूखी हड्डियों को चटका रहा हो। हवेली का विशाल नक्काशीदार दरवाजा दीमक खा चुकी थी। त्रिशा ने हिम्मत करके उसे धकेला। एक कर्कश, दर्दनाक चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया, जैसे कोई सदियों की नींद से जागा हो और दर्द से कराह रहा हो। जैसे ही वह अंदर गई, सड़न और सीलन की एक भारी गंध ने उसका स्वागत किया, जिसमें चमगादड़ों की गंध भी मिली हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई, रोशनी, धूल और जालों के एक समंदर में घूमी, जहां हवा में तैरते धूल के कण किसी दूसरी दुनिया के सितारे लग रहे थे। वह बड़े से हॉल में खड़ी थी, जिसकी छत से एक विशाल झंग लगा झूमर लटका हुआ था, जो हवा के हल्के झोंके से भी एक मनहूस संगीत पैदा कर रहा था।
दीवारों पर लगी तस्वीरें सड़ चुकी थीं और उनमें बने चेहरों की आंखें जैसे उसे ही घूर रही थीं। तभी किसी के भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। आवाज बहुत धीमी पर स्पष्ट थी। त्रिशा एक पल के लिए जम गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, कोई जानवर होगा, शायद कोई बड़ी बिल्ली या बंदर। वह विशाल घुमावदार सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, पर आवाज बंद हो चुकी थी। फिर उसने दीवार पर देखा। टॉर्च की रोशनी में बनी उसकी छाया के ठीक बगल में एक और लंबी बेडौल छाया थी, जिसका सिर झुका हुआ था। वह छाया हिल नहीं रही थी, बस वहां मौजूद थी, पर कमरा बिल्कुल खाली था। उसने तेजी से टॉर्च घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। वह छाया गायब हो चुकी थी। कौन है? ये कोई मजाक नहीं है। देवराज, अगर ये तुम हो तो बाहर निकलो। जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज थी, जो उस खामोशी में और भी डरावनी लग रही थी। पर वो कदम अब उसके और करीब आने लगे थे, जैसे कोई उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो, बहुत धीरे धीरे, एक एक सीढ़ी पर वजन देकर। तभी उसकी टॉर्च 3 बार फड़फड़ाई और बंद हो गई। घना, दम घोंटने वाला अंधेरा। त्रिशा ने महसूस किया कि हवा अचानक बर्फीली हो गई है। वह बिना कोई आवाज निकाले उल्टे पांव भागी और बाहर आ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। क्या हुआ? रंग क्यों उड़ गया है चेहरे का? देख लिया भूत? त्रिशा हाँफ रही थी, अपनी आंखों में बसे खौफ के साथ। वह सिर्फ एक लाइन कहती रही, मैं अकेली नहीं थी, अंदर कोई था। उस रात त्रिशा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, पर हवेली का ख्याल, वो छाया और वो आहट उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। उसने बत्ती जलाकर किताब पढ़ने की कोशिश की, ताकि उसका ध्यान बांट सके। वह मनोविज्ञान की एक किताब पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था कि कैसे अकेलापन और अंधेरा इंसान के दिमाग में भ्रम पैदा कर सकता है। यही हुआ होगा, उसने खुद को समझाया। तभी वही कदमों की आवाज, पर इस बार उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर, जैसे कोई गलियारे में टहल रहा हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। गलियारा शांत और खाली था। उसने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। वह वापस मुड़ी और सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा, और उसका खून जम गया। उसके ठीक पीछे काली साड़ी पहने एक धुंधली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे गीले बालों से ढका था और साड़ी का पल्लू जमीन पर पानी का निशान छोड़ रहा था। इससे पहले कि त्रिशा कुछ समझ पाती, वह चीख पड़ी। अगले ही पल वह आकृति आईने से गायब हो गई, पर जमीन पर पानी की कुछ बूंदें अब भी थीं। लेकिन यह तो बस एक भयानक शुरुआत थी। हवेली से निकलकर त्रिशा के पीछे आ चुकी थी दामोदर नाई। गांव का सबसे बातूनी और जिंदा दिल आदमी था। उसकी दुकान गांव की चौपाल की तरह थी, जहां हर तरह की खबरें मिलती थीं। एक रात वह अपनी दुकान बंद करके तालाब से लौट रहा था। चांदनी रात थी और धीमी हवा चल रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक और आहट सुनाई दी, किसी के नंगे पांव कीचड़ में चलने की आवाज। कौन है रे? अरे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कोई जवाब नहीं। वह तेज चलने लगा तो आहट भी तेज हो गई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक रास्ते के बीचों बीच एक सफेद धुंधला साया खड़ा था।
उसकी आंखें हरी और किसी बिल्ली की तरह चमक रही थीं। साया एक सर्द गूंजती हुई आवाज में बोला, दामोदर, तेरा समय अब पूरा हुआ। तूने बहुतों के राज सुने हैं, आज मेरा राज सुन। दामोदर डर के मारे पागलों की तरह भागा, बिना पीछे देखे। अगले दिन वह गांव के मंदिर के बाहर बेहोश मिला। जब होश आया तो उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, आहट, आहट मुझे ले जाएगी। उसकी आंखें, वो यही हैं। वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था। गांव के स्कूल के मास्टर शरणकांत एक तर्कवादी और विज्ञान में विश्वास रखने वाले इंसान थे। वह अक्सर चौपाल पर बैठकर गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ समझाते थे। एक रात वह हवेली के पास से गुजर रहे थे, यह साबित करने के लिए कि वहां कुछ नहीं है। जैसे कोई भारी चमड़े के जूते पहने उनके ठीक पीछे चल रहा हो। कौन है? सामने आओ। मुझे इन बचकानी हरकतों से डरा नहीं सकते। जवाब में सिर्फ चुप्पी थी। फिर किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, तर्क वहाँ खत्म होता है जहाँ दर्द शुरू होता है। तू भी नहीं बचेगा। एक ऐसी ठंडी सूखी आवाज में कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पहली बार मास्टर शरणकांत के तर्क की दीवार टूट गई। वह उस रात घर कैसे पहुंचे उन्हें खुद याद नहीं था। अगले दिन उन्होंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, पर उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। एक ही आवाज अब पूरे गांव ने सुन ली थी, आहट, कभी धीमी, कभी भारी, कभी पास, कभी दूर। वह आवाज अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं थी। वह गांव की गलियों में, घरों के आंगनों में और अब लोगों के सपनों में भी गूंजने लगी थी। लोगों ने शाम होते ही दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए थे। गांव की जिंदादिली पर एक खौफनाक चादर पड़ चुकी थी। सब कहते थे, वीरान घर जाग चुका है, अब वो अपना शिकार ढूंढ रहा है। गांव वालों ने पास के कस्बे से तांत्रिक हरि सिंह को बुलाया। हरि सिंह अपने साथ भस्म, नींबू और एक पीतल का कमंडल लेकर आया। उसने अपनी तंत्र मंत्र की पोटली लेकर हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, सीढ़ियों पर वही भारी कदमों की आवाज शुरू हो गई, पर इस बार 100 गुना ज्यादा तेज, जैसे कोई गुस्से में जमीन पटक रहा हो। छत से लटकी लोहे की जंजीर अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। दीवार पर जहां पहले कुछ नहीं था, अब सीलन से एक आकृति उभरने लगी और फिर खून जैसे लाल रंग से लिखा हुआ उभरने लगा। आहट से बचना नामुमकिन। हरि सिंह कांप गया। उसका मंत्र बीच में ही टूट गया। वह अपनी सारी सामग्री वहीं छोड़कर भागकर गांव के मंदिर पहुंचा और सुबह तक बाहर नहीं निकला। जब डर इतना बढ़ गया कि गांव से लोगों का पलायन शुरू हो गया, तो कस्बे से डीसीपी विक्रांत देव आए, एक सख्त और निडर ऑफिसर जिसे कानून के अलावा किसी चीज पर भरोसा नहीं था। मैं आज रात इस हवेली की सच्चाई निकाल कर रहूंगा। ये जरूर किसी असामाजिक तत्व का काम है जो गांव वालों को डराकर जमीन हथियाना चाहता है। रात के ठीक 12 बजे वह अपनी जीप लेकर हवेली पहुंचे। भीतर गए तो वही मौत जैसी खामोशी, तभी कदमों की आवाज और फिर उन्हें अपने कंधे पर किसी के ठंडे गीले हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वह अपनी रिवॉल्वर निकालकर तेजी से मुड़े, कोई नहीं था। फिर एक आवाज आई जो हवेली की दीवारों से गूंज रही थी,
सच जानना है तो तहखाने में उतर, जहाँ मेरी कहानी शुरू हुई थी। डीसीपी ये सुन हवेली से सीधा त्रिशा के पास पहुंचे, जहां से ये सब शुरू हुआ था। त्रिशा जो अब तक गांव में ही रुकी हुई थी, बोली, इसका सच पता करना ही पड़ेगा। ये कोई भूत नहीं, जरूर कोई राज है, कोई त्रासदी है। रणविजय गांव का एक हिम्मती नौजवान मास्टर शरणकांत, जिनका तर्क अब डर से लड़ रहा था, और डीसीपी विक्रांत, तीनों ने उसका साथ देने का फैसला किया। हम भी साथ चलेंगे। आज इस कस्से को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। 4 लोग हाथों में मशालें, शक्तिशाली टॉर्च और एक रिवॉल्वर लिए उस हवेली की ओर चल पड़े। रात के 12:15 हवेली का पिछला हिस्सा, एक जंग लगा लोहे का दरवाजा जिसे खोलने में चारों की ताकत लग गई। अंदर सीढ़ियां अंधेरे में नीचे उतर रही थीं और हर सीढ़ी पर पानी टपक रहा था। तहखाने में मौत जैसी बदबू, सीलन और दीवारों पर सूखे खून के धब्बे थे। मशाल की रोशनी में दीवार पर कुछ लिखा हुआ उभरा, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत निश्चित। अचानक अंधेरे से एक सफेद धुंधला साया बाहर निकला। वह एक औरत थी। मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, प्रेतनी वैदेही। उसकी आंखें सूनी थी, चेहरा फूला हुआ जैसे पानी में डूबा रहा हो। 100 साल पहले मेरे पति ने दौलत के लिए मुझे इसी तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। मेरी चीखें इस मिट्टी में बस गईं, मेरी आहट बन गई। अब मेरी आहट सबको सुनाई देती है, जब तक मैं हर उस इंसान को अपने साथ नहीं ले जाती जो इस हवेली पर नजर डालता है। हवेली जोर से हिलने लगी। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। चारों अपनी जान बचाकर भागे। बाहर आकर विक्रांत बोले, इसे जलाना होगा, यही एक रास्ता है, तभी इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। चारों ने अपनी मशालें सूखी लकड़ियों और हवेली के पुराने पर्दों पर फेंक दी। सूखी लकड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली। हवेली धू धू करके जलने लगी। अंदर से भयानक चीखें, डरावनी हंसी और हजारों कदमों की आहटें आने लगीं, जैसे एक पूरी फौज अंदर मार्च कर रही हो। और फिर सब शांत हो गया। गांव ने राहत की सांस ली। वीरान घर अब राख का ढेर था। माधवपुर में फिर से जिंदगी लौटने लगी।